नमस्कार दोस्तों, मैं हृदय मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं डिकोड एग्जाम के इस डेली करंट अफेयर्स प्रोग्राम में। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत बढ़िया तरीके से आप लोग कर रहे होंगे। देखिए, आज है 7 जून और आज के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पर हम लोग चर्चा करें। उसके पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आप लोगों से कि पहले प्लीज आप लोग वीडियो को फटाफट जो है क्या करें, शेयर कर दें, ताकि इसका बेनिफिट सभी विद्यार्थियों को, सभी परीक्षार्थियों को, सभी प्रतियोगी परीक्षार्थियों को इसका फायदा मिल सके। और मैं आपको बता दूं कि जैसा आप सभी लोगों को पता होगा कि ये जो हमारा डेली करंट अफेयर्स प्रोग्राम आता है, ये स्पेशली यूपी पीसीएस का एग्जाम, साथ ही साथ में यूपी पीएससी आरओ एआरओ का एग्जाम, साथ ही साथ में जो है जितने भी राज्य सिविल सेवा परीक्षा के एग्जाम्स होते हैं उन सभी के लिए एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है। साथ ही साथ में आपके जो भी वनडे एग्जाम होते हैं उन सभी के लिए भी ये हमारा करंट अफेयर्स क्या है, रेलेवेंट होता है। तो आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे, आपके लिए ये जो है करंट अफेयर्स नेसेसरी है, इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आपको मैं बता दूं कि इसके साथ साथ में हम लोग बीच में जो है क्या करते हैं, कुछ कॉन्सेप्ट को आपको बताते रहते हैं कि जिससे आपका जो जीएस का सेक्शन है वो भी आपका कंप्लीट होता रहे, यानी कि आपका डायनेमिक सेक्शन के साथ में आपका स्टैटिक पोर्शन जो है होता रहे। साथ साथ में मुख्य परीक्षा में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, हम लोग इस पर भी चर्चा करते हैं। और अंत में आपको प्रैक्टिस के लिए मैं एक प्रश्न भी देता हूं कि आप जो है घर बैठ करके अपने प्रश्नों की प्रैक्टिस करते रहें। अर्थात जो आपका यूपी पीसीएस का जो है या यूपीएससी का जो सेकंड पेपर, थर्ड पेपर है, जो कि टोटली करंट ओरिएंटेड है, प्लस यूपी पीसीएस में 5th और 6th पेपर जो है वो भी कहीं ना कहीं करंट का इश्यूज है, वो सारे के सारे प्रश्न आपके जो है करंट के होते चले। ठीक है, तो चलिए हम लोग बिना देरी के हुए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। इसके पहले पिछले वीडियो में हमने आपसे एक प्रश्न पूछा था और जिसका उत्तर दरअसल आपको कमेंट बॉक्स में जाकर के देना होता है। उम्मीद करता हूं कि आज जो मैं वीडियो के अंत में प्रश्न पूछूंगा वो भी आप लोग उत्तर देंगे। संख्या धीरे धीरे बढ़ रही है लोगों के उत्तर देने की। आज कोशिश है कि यह संख्या और बढ़ जाए, यानी कि कमेंट और लाइक करने वाले की संख्या आज बढ़ जाए। तो पिछले वीडियो में हमने आपसे प्रश्न पूछा था कि बताइए मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल होता है, कितने वर्ष का कार्यकाल होता है, यह प्रश्न हमने आपसे पूछा था। सभी लोगों ने इसका उत्तर सही बताया था। कुछ लोगों ने डिटेल्स में इसका उत्तर दिया था। साथ साथ में मैंने जो टास्क दिया था उसको भी उन्होंने टाइप किया था। उनको मेरी तरफ से बहुत सारे विशेष हैं, गुड विशेष हैं, साधुवाद है कि आप इसी तरीके से प्रगति करते रहें। चलिए, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा, यानी कि मुख्य निर्वाचन आयोग जो भारत के होते हैं उनका जो कार्यकाल होता है कितने वर्ष का होता है, वो होता है 65 वर्ष का। ध्यान रखिएगा, ठीक है, ये आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। और मुख्य निर्वाचन आयुक्त और जो निर्वाचन आयोग भारत का है, इस पर भी हमने आपको डिटेल्स में उस दिन पिछले वीडियो में बताया हुआ था। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिएगा, काफी कुछ चीजें वहां पर आपको प्रिपेयर हो जाएंगी। चलिए आते हैं हम लोग आज के पहले प्रश्न पर। पहला प्रश्न हमारा आज का है कि हाल ही में नेपाल के प्रधानमंत्री ने नेपाल में अरुण 3 जल विद्युत परियोजना की हेड रेस टनल का उद्घाटन किया है। दरअसल जो ये परियोजना है कुल कितने मेगावाट की परियोजना है ये आपको बताना है। और ऊर्जा क्षेत्र में बढ़ोतरी के लिए दरअसल नेपाल सरकार ने इस योजना को लॉन्च किया है। ठीक है, तो बताइए कि ये दरअसल मेगावाट, कितने मेगावाट की परियोजना है। आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 200 मेगावाट, 500 मेगावाट, 700 मेगावाट या फिर ऑप्शन नंबर डी 900 मेगावाट। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, अर्थात 900 मेगावाट की दरअसल ये पूरी की पूरी क्या है, परियोजना है। आपको ध्यान देना है। आइए हम लोग व्याख्या में देखते हैं कि क्या कुछ है इसमें। तो सबसे पहले नेपाल के प्रधानमंत्री कौन? श्री पुष्पकमल दहल प्रचंड। अब देखो ये प्रश्न भी आपसे पूछ सकता है कि बताइए नेपाल के पीएम कौन है, तो आपको तुरंत उत्तर दे देना है कि श्री पुष्पकमल दहल प्रचंड जी दरअसल क्या है, नेपाल के पीएम है। इसके अलावा इन्होंने क्या किया है, नेपाल के सखुआ सभा जिले में 900 मेगावाट अरुण 3 जल विद्युत परियोजना की 11.8 अर्थात 11.8 किलोमीटर लंबी हेडरेस टनल के लिए उत्खनन के पूरा होने के उपलक्ष्य में अंतिम विस्फोट कर सुरंग का उद्घाटन किया है। एक बात। दूसरा इसमें क्या पॉइंट है कि नेक्स्ट पॉइंट है कि अरुण 3 जल विद्युत परियोजना का निर्माण कौन कर रहा है? एसजेवीएन अरुण 3 पावर डेवलपमेंट कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, यानी कि जिसको हम लोग बोलेंगे एसएपीडीसी द्वारा, यानी कि ये कंपनी इसका निर्माण कर रही है, द्वारा किया जा रहा है, जो एसजेवीएम की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है। इसके अलावा एसएपीडीसी यानी कि जो ये कंपनी हमने ऊपर बताई, ये क्या है कि एसएपीडीसी एसजेवीएन और नेपाल सरकार के बीच क्या है,
महत्वपूर्ण सहयोग है, जिसका उद्देश्य क्या है? जिसका उद्देश्य है अरुण नदी। अब नदी का ध्यान रखिएगा नाम, तो अरुण नदी बेसिन सतत जल विद्युत उत्पादन के माध्यम से क्षेत्रीय ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ाना और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है। यानी कि जब वहां पर ऊर्जा के क्षेत्र में विकास होगा तो निश्चित तौर पर नेपाल का आर्थिक विकास होगा। इसीलिए इस परियोजना को लॉन्च किया गया है। परियोजना कितने मेगावाट की है? 900 मेगावाट की है। किसने लॉन्च किया है? नेपाल के जो पीएम है प्रेजेंट जी ने। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, ये आपको रेडी कर लेना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है भी आपका, हाल ही में एनसीसी का नाम सभी लोगों ने सुना होगा। अधिकतर लोगों ने शायद +2 में या आफ्टर +2 यानी कि ग्रेजुएशन में एनसीसी लिया भी होगा, जो कि फायदेमंद काम है। और एनसीसी लेने के बाद जो है आपको कई सारे एग्जाम में इसका बेनिफिट मिलता है, 2-4 नंबर शायद आई थिंक एक्स्ट्रा मिलते हैं कुछ। ठीक है, तो ये अपने आप में एनसीसी के लिए जब आप तैयार होते हो तो कहीं ना कहीं आपके भीतर देश प्रेम की भावना भी जो जागृत होती है और इसके माध्यम से आप काफी कुछ सीखते हो। तो अगर अभी आप लोग ग्रेजुएशन कर रहे हो अगर, तो आप चाहें तो एनसीसी ले लीजिएगा। हालांकि फर्स्ट ईयर में शायद या सेकेंड ईयर में लिया जाता है, +2 में भी, इंटर में भी एनसीसी मिल जाती है। चलिए, हाल ही में एनसीसी का 2 दिवसीय वार्षिक नीति संवाद शिविर का आयोजन कहां पर संपन्न हुआ, यह आपको बताना है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपके। ऑप्शन नंबर ए नई दिल्ली में, ऑप्शन नंबर बी लखनऊ, सी वाराणसी या फिर डी महाराष्ट्र में। इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा कि अभी हाल ही में एनसीसी का 2 दिवसीय वार्षिक नीति संवाद दरअसल कहां पर हुआ है? नई दिल्ली में संपन्न हुआ है। आइए व्याख्या देखते हैं हम लोग इसकी। तो राष्ट्रीय कैडेट कोर इसको बोलते हैं, किसको? एनसीसी को। क्या? राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी का 2 दिवसीय वार्षिक नीति संवाद शिविर। क्या? वार्षिक नीति संवाद शिविर 4 से 5 जून 2024। इस डेट को आप लोग क्या करिएगा? याद कर लीजिएगा। को नई दिल्ली में, ये प्लेस भी आपको क्या करना है? याद रखना है। ठीक है, यहां पर संपन्न हुआ है। कब से कब तक? 4 से 5 जून तक। कहां पर? दिल्ली में। अब हम अगर इसके उद्देश्य की यानी कि इसके मोटो की बात करते हैं कि दरअसल इस संवाद का आयोजन क्यों किया गया था, क्या इसका मोटो था, तो दरअसल युवाओं की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए सरकार के निर्देशों के अनुसार एनसीसी की चल रही विस्तार योजना की प्रगति की समीक्षा करनी थी कि दरअसल एनसीसी कहां तक पहुंचा है अपने क्षेत्र में आगे। तो इसलिए संवाद जो है आयोजन किया गया था, तो इसको समझ लीजिएगा आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लोकसभा चुनाव से, इंपॉर्टेंट टिक लगा लीजिएगा आप लोग इसको कि लोकसभा चुनाव 2024 हुआ है, कुल कितनी सीटों के लिए लड़ा गया था। आपके 4 ऑप्शन हैं, आई थिंक आपको पता होगा इसका सही उत्तर। आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए 552, या फिर ऑप्शन नंबर बी आपका 550, या फिर ऑप्शन नंबर सी 543, या फिर ऑप्शन नंबर डी 553। बताइए फटाफट कि लोकसभा चुनाव 2024 कुल कितनी सीटों के लिए लड़ा गया था। मुझे लगता है कि इसका उत्तर आप लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि इलेक्शन में तो दिलचस्पी इस बार की सबकी रही होगी, और जिस तरीके से इलेक्शंस के जो है सीटें आई हुई हैं वो अपने आप में काफी दिलचस्प रहा है। तो बताइए इसका सही उत्तर। इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अर्थात 543 सीटों के लिए, अर्थात 543 सीटों के लिए दरअसल ये लोकसभा चुनाव 2024 लड़ा गया था। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं हम लोग। तो लोकसभा चुनाव 2024 कुल 543 सीटों के लिए लड़ा गया, और बहुमत के लिए सीटों की आवश्यकता कितनी थी? 272 सीटें बहुमत के लिए आवश्यकता थी। और जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि एनडीए गठबंधन जो है इस बहुमत को पार कर लिया है, यानी कि बहुमत में है वो, और वो अपनी सरकार बना रहा है फिलहाल। आगे देखते हैं कि क्या होता है। अगर हम लोग बात करते हैं लोकसभा की संरचना की बात करते हैं, तो लोकसभा की अधिकतम संख्या कितनी है सीटों की? लोकसभा की सीटों की अधिकतम संख्या 550 है। ध्यान रखिएगा, कई बार आपके एग्जाम में यहां से प्रश्न पूछा है। ठीक है, इसके अलावा इनमें से 530 सीटें जो हैं वो राज्यों के प्रतिनिधि और 20 संघ राज्य क्षेत्रों के लिए क्या हैं? प्रतिनिधि इसमें होते हैं। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा 2 पॉइंट और इंपॉर्टेंट है कि वर्तमान में 543 सदस्य हैं। ठीक है, कितने हैं? 543 सदस्य हैं वर्तमान में, और इनमें से जो 524 मेंबर हैं यानी कि सदस्य हैं राज्यों से हैं, और 19 सदस्य कैसे हैं? संघ राज्य क्षेत्रों से हैं। ये वाला पॉइंट भी आपके लिए क्या था? इंपॉर्टेंट था। अब एक पॉइंट इसके आपके लिए क्या है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कई बार आपके एग्जाम में यहां से प्रश्न पूछा है कि बताइए किस जो है संशोधन से जो वोट देने की जो उम्र थी वो 21 से 18 कर दी गई थी। तो आइए देखते हैं, हम लोग इसको पढ़ते हैं जरा कि 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1988 द्वारा मत देने की आयु सीमा को 21 वर्ष से घटाकर कितना कर दिया गया?
18 वर्ष कर दिया गया। कई बार आपके एग्जाम में पूछा है, आगे भी इस प्रश्न को आपके एग्जाम में पूछ सकता है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियाई सुरक्षा शिखर सम्मेलन कहां पर आयोजित हुआ? यह प्रश्न भी आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है, इसको टिक लगा लीजिएगा। बताइए फटाफट कि एशियाई सुरक्षा शिखर सम्मेलन दरअसल कहां पर आयोजित हुआ? आपके 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन नई दिल्ली में, बी सिंगापुर में, सी हंगरी में, या फिर डी न्यूयॉर्क में। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अर्थात सिंगापुर में अभी हाल ही में इसका आयोजन हुआ है। क्या कुछ पॉइंट्स हैं, आइए हम लोग इसको व्याख्या के अंतर्गत देखते हैं। तो एशियाई सुरक्षा शिखर सम्मेलन 31 मई से लेकर के 2 जून 2024 के मध्य में सिंगापुर में हुआ। तो सबसे पहले यह आपको डेट याद रखनी है कि 31 मई से 2 जून के मध्य में कहां पर, सिंगापुर में। और कौन सा सम्मेलन था, नाम क्या था सम्मेलन का? तो एशियाई सुरक्षा शिखर सम्मेलन इसका नाम था। एक बात मैं और बता दूं कि इस एशियाई सुरक्षा शिखर सम्मेलन को दरअसल हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग सांग्री-ला संवाद भी कहते हैं। ध्यान रखिएगा, हो सकता है सांग्री-ला संवाद ही आपसे पूछ ले, और सांग्री-ला संवाद क्या है इस पर आपके मुख्य परीक्षा में शॉर्ट नोट्स भी लिखने के लिए आ सकता है। तो ये आपके मेंस के लिए भी क्या है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है आपका, भारत और जापान के मध्य कोर्ट शेयर समझौता भी हाल ही में हुआ है। तो दरअसल बताइए कि ये जो कोर्ट शेयर समझौता हुआ है इसका संबंध किस चीज से है? आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला आपका ऑप्शन है कि क्या इसका संबंध जापानी एयरलाइंस और इंडिगो के मध्य में है, इसका समझौता हुआ है, या फिर यह समझौता कृषि संबंधी है, या फिर यह समझौता रेल परिवहन संबंधित है, या फिर इनमें से डी ऑप्शन, इनमें से कोई नहीं है। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अर्थात जापानी एयरलाइंस जो कंपनी है और साथ ही साथ में इंडिगो के मध्य में, जो भारत की कंपनी इंडिगो है एयरलाइंस की, इनके मध्य एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ है। क्या कुछ इसमें है, आइए हम लोग इसको देखने का प्रयास करते हैं। पॉइंट्स क्या है हमारे पास कि भारत के इंडिगो और जापानी एयरलाइंस के मध्य में कोड शेयर समझौता हुआ है। ध्यान रखिएगा, भूलना नहीं है इसको। अब क्या है ये, आइए इसको देखते हैं। तो 3 जून को डेट याद रखिएगा, 3 जून को भारत और जापान के मध्य में कोड शेयर समझौता हुआ है, जिसके तहत आपके, अब सुनिएगा पॉइंट, इसके तहत जापानी विमानन कंपनी को भारत के 14 डेस्टिनेशन तक अपना विस्तार करने का मौका मिलेगा। ठीक है, अर्थात इसका मतलब क्या हुआ कि यह जापान के टोक्यो शहर से भारत के 14 शहरों के लिए फ्लाइट सेवा शुरू होगी। यानी कि जो ये अभी हाल ही में भारत और जापान के एयरलाइंस के मध्य में, इंडिगो के एयरलाइंस के जो है, इंडिगो एयरलाइंस जो है भारत की, और जापान की जो एयरलाइंस है, इनके मध्य में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ है जिसका नाम कोड शेयर समझौता है। इसके तहत जापान के टोक्यो शहर से भारत के 14 स्थानों पर जो है सीधे तौर पर क्या होगी, हवाई यात्रा शुरू होगी। इससे जो है क्या कहते हैं, बहुत सारा जो है फायदा होगा, व्यापारिक फायदा होगा दोनों देशों को। ठीक है, ये अपने आप में एक अच्छी खबर है, इसको आप लोग समझ लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब बात हम लोग थोड़ा सा जापान की कर लेते हैं। जापान के बारे में 2-3 पॉइंट्स। एक पहला पॉइंट कि जापान की राजधानी क्या है, तो टोक्यो है, एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। करेंसी की बात करते हैं कि दरअसल करेंसी क्या है, करेंसी यहां की है जापानी येन, और पीएम कौन से हैं, यानी कि प्रधानमंत्री कौन से हैं, फूमियो किशिदा हैं। और एक प्रश्न यहां पर मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए बन रहा है जापान से, कि जापानी संविधान से भारतीय संविधान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को लिया गया है। यानी कि ये जो कॉन्सेप्ट आप लोग विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है, इस कॉन्सेप्ट को हमने कहां से लिया है, भारतीय संविधान से लिया है। ध्यान रखिएगा, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके लिए, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। अब आज का आपका दूसरा टास्क है कि भारत के संविधान में और कौन कौन सी चीजें ली गई हैं, जैसे उद्देशिका का प्रस्ताव हो गया और बाकी कुछ कुछ जो नीति निर्देशक तत्व हो गए, ये सब कॉन्सेप्ट जो है कहां कहां से लिए गए हैं। तो आज पॉलिटी की रेफरेंस बुक उठाइएगा और भारतीय संविधान के जो स्रोत अलग अलग हैं, अलग अलग संविधान से क्या कुछ इसमें मेंशन किया गया है, ये वाला चैप्टर आप लोग पढ़ लीजिएगा, क्योंकि यहां से हर बार एक ना एक प्रश्न आता ही आता है कि बताइए नीति निर्देशक तत्वों को कहां से लिया गया है, उद्देशिका को कहां से लिया गया है, ठीक है, समता के अधिकार को कहां से लिया गया। इस प्रकार के जो है प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसको आज ही आप लोग रेडी कर लीजिएगा। ये मैं आज आपको टास्क देता हूं। मैं फिर से एक बात कह रहा हूं कि मेरे द्वारा बताए गए सभी टास्कों को प्लीज आप लोग करते रहिएगा। यकीन मानिएगा, अगर आपको एग्जाम में मेरी याद ना आए कि सर ने कहा था प्रश्न आ गया है,
तो आप मुझसे मिलिएगा। बस मुझ पर भरोसा करके मेरे द्वारा बताई गई चीजों को प्लीज आप लोग करते रहिएगा। बस मेरी आपसे यही एक छोटी सी और हम्बल रिक्वेस्ट है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में भारत के किस संस्थान को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। यानी कि भारत की बात हो रही है, वर्ल्ड लेवल की बात नहीं हो रही है। जो अभी क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग जारी की गई है उसमें भारत का कौन सा स्थान है जिसमें भारत में उसको प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी कानपुर, आईआईटी रुड़की। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, अर्थात आईआईटी बॉम्बे को जो भी हाल ही में क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में भारत में जो है दरअसल प्रथम स्थान मिला है। वैश्विक स्थान पर, वैश्विक पटल पर किस यूनिवर्सिटी को रैंकिंग मिली है वो हम लोग व्याख्या के अंतर्गत देखते हैं। चलिए देखते हैं पॉइंट कि क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में भारत में आईआईटी बॉम्बे को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है, जिसकी रैंक क्या है 118वीं है। तो रैंक भी आपको याद रख लेना है। पूछ सकता है कि क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में भारत में जो आईआईटी बॉम्बे है उसकी रैंकिंग कितनी है, आपको तुरंत उत्तर देना है 118वां, क्योंकि भारत में यह प्रथम स्थान पर है। इसके अलावा जो दिल्ली विश्वविद्यालय आपका दिल्ली आईआईटी दिल्ली है, आईआईटी दिल्ली को भी क्या कहते हैं, इसमें अच्छा खासा स्थान प्राप्त हुआ है। इसके अलावा अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश में दरअसल आईआईटी कानपुर जो है वो उसको 263वां स्थान प्राप्त हुआ है। यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जबकि अगर हम वैश्विक पटल की बात करें, यानी कि वर्ल्ड लेवल पर कौन सा इंस्टीट्यूशन है, तो वैश्विक स्तर पर प्रथम स्थान पर मैसाचुसेट्स जो है इंस्टीट्यूट है मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है। यह लगातार 13वीं बार जो दरअसल प्रथम स्थान पर अपना स्थान बरकरार किए हुए है। तो आपसे वैश्विक पटल पर भी पूछ सकता है कि बताइए जो क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग है उसमें से प्रथम स्थान पर वैश्विक स्तर पर कौन सा है। तुरंत आपको इसका उत्तर मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का नाम लिख देना है, ठीक है। कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक पेड़ मां के नाम। ये एक अभियान अभी लॉन्च किया गया है। दरअसल एक पेड़ मां के नाम अभियान की शुरुआत की गई है। कब की गई है और किसके द्वारा शुरुआत की गई है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आपको ऑप्शन बताना है कि दरअसल इसकी शुरुआत कब हुई है। ऑप्शन नंबर ए 1 जून, 2 जून, 4 जून या फिर 5 जून को। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, अर्थात 5 जून को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा एक पेड़ मां के नाम अभियान की शुरुआत की गई है। और 5 जून को क्या था? 5 जून को था विश्व पर्यावरण दिवस। और मैंने आपसे अपील भी की थी कि आप लोग वृक्षारोपण जरूर करिएगा, ठीक है। चलिए सॉरी, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। और एक पेड़ मां के नाम अभियान की शुरुआत 5 जून को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा शुरू किया गया है। इसको ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। हो सकता है आपसे पूछ ले। चलिए नेक्स्ट है रिम्पैक एक्सरसाइज, ठीक है, का आयोजन करता कौन सा देश है। अभी रिम्पैक एक्सरसाइज का आयोजन होने वाला है, तो इसका जो आयोजन करता है वो कौन सा देश है ये आपको बताना है। आपके 4 ऑप्शन हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या है, भारत इसका आयोजन करता होगा, या बी ऑस्ट्रेलिया, या सी अमेरिका, या फिर ऑप्शन नंबर डी भूटान। फटाफट बताइए इसका राइट आंसर उत्तर क्या होगा उसका। इसका राइट आंसर होगा आपका अमेरिका, यानी कि अभी रिम्पैक्ट जो एक्सरसाइज है इसका आयोजन करता कौन होगा, अमेरिका होगा। और ये एक अंतरराष्ट्रीय जो है क्या है, युद्धाभ्यास है। आइए हम लोग इसको देखते हैं। तो रिम्पैक्ट एक्सरसाइज जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलेंगे रिम ऑफ द पैसिफिक एक्सरसाइज का आयोजन करता अमेरिका है। ध्यान रखिएगा, यही हर वर्ष इसका आयोजन करता है। यह वैश्विक नौसैनिक सैन्य अभ्यास है। देखो ये पॉइंट भी याद रखना। अब यहां पर ना आपसे नॉर्मल पूछ सकता है कि थल सेना का अभ्यास है या किसका है, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि यह नौसैनिक अभ्यास है, आयोजन करता है इसका अमेरिका है, प्रतिवर्ष यह आयोजित किया जाता है, ठीक है। तो इसका आयोजन 25 जून से 2 अगस्त तक हवाई में होगा, ठीक है। प्लेस याद रखिएगा, हवाई में होगा। तो अब ये भी ऑप्शन आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है ये फैक्ट आपके लिए कि डेट याद रखिएगा और कहां पर होगा, हवाई में होगा, ठीक है। और एक फैक्ट और इंपॉर्टेंट है कि दरअसल यह 29वां संस्करण है। यह भी आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। कभी कभी पूछ लेता है कि पर्टिकुलर सैन्य अभ्यास ये का कौन सा संस्करण था, तो आपको तुरंत संस्करण का नाम बताना है कि यह दरअसल 29वां संस्करण था। किसका, रिम्पैक्ट एक्सरसाइज का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है लास्ट क्वेश्चन आपका ये,
कि विश्व पर्यावरण दिवस 2024 की थीम क्या थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है आपके लिए। आपको बता दूं कि विश्व पर्यावरण दिवस पर हमने कल एक 9 मिनट का आर्टिकल कराया था, आप लोग जाकर के उसको देख लीजिएगा अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा है। उसमें कई सारे पॉइंट्स आपके क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो विश्व पर्यावरण दिवस का आर्टिकल आप लोग प्लीज जरूर देखिएगा। आज आपके लिए क्वेश्चन है कि विश्व पर्यावरण दिवस 2024 की थीम क्या है। इसका सही उत्तर क्या होगा। आपका ए ऑप्शन है भूमि पुनर्स्थापन, मरुस्थलीकरण रोकना और सूखे से निपटने की क्षमता, या फिर बी ऑप्शन भूमि जल और मरुस्थलीकरण, या फिर भूमि पुनर्स्थापन और हमारा भविष्य, या फिर जल जीवन और हवा। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, एक इसका सही उत्तर है। यानी कि विश्व पर्यावरण दिवस की थीम क्या है, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा, वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अर्थात भूमि पुनर्स्थापन, मरुस्थलीकरण रोकना और सूखे से निपटने की क्षमता। ये वर्ष 2024 की विश्व पर्यावरण दिवस 2024 की क्या है, थीम है। और कल मैंने आर्टिकल बनाया था, उसमें मैंने आपको कहा था कि दरअसल इसमें से इसी के थीम से आपके 2 क्वेश्चन बन जाएंगे। एक बन जाएगा क्वेश्चन कि मरुस्थलीकरण क्या है, यानी कि डेजर्टिफिकेशन क्या है, इसको रोकने के क्या कुछ उपाय हैं, ये आपको पता होना चाहिए। प्लस सूखे से निपटने के लिए क्षमता, यह भी आपके लिए क्वेश्चन बन जाएगा कि बताइए सूखा क्या होता है और सूखे से निपटने के लिए क्या कुछ सरकारी प्रयास किए जा चुके हैं या क्या कुछ प्रयास आप कर सकते हैं। तो 2 प्रश्न इसके थीम से सीधे तौर पर बन सकते हैं। साथ ही साथ में मरुस्थलीकरण की समस्या और साथ ही साथ में सूखे की समस्या, या इससे जो है आपके एसए का टॉपिक भी बन सकता है। ध्यान रखिएगा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। बाकी कल डिटेल्स में जो हमने आर्टिकल कराया था वो आप लोग देख लीजिएगा। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं हम लोग थोड़ा सा। तो विश्व पर्यावरण दिवस 2024 की थीम क्या है, भूमि पुनर्स्थापन, मरुस्थलीकरण को रोकना और सूखे से निपटने की क्षमता है, ठीक है। इसके अलावा विश्व पर्यावरण दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, 5 जून को मनाया जाता है। कई बार आपके एग्जाम में पूछा है, इसको तुरंत नोट डाउन कर लीजिएगा। इसके अलावा विश्व पर्यावरण दिवस 2024 का मेजबान देश कौन सा है, सऊदी अरब है। यह पॉइंट भी आपके लिए क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। हो सकता है आपसे यही फैक्ट पूछ ले कि विश्व पर्यावरण दिवस 2024 का मेजबान देश कौन सा है, तुरंत आपको उत्तर देना है कौन सा देश है, सऊदी अरब है। ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आज आपके लिए प्रश्न है जिसका उत्तर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में जाकर के देना है। उम्मीद करता हूं आप लोग ज्यादा से ज्यादा उत्तर इसका देंगे। प्लीज एक छोटा सा थोड़ा सा समय लगता है, टाइप करके इसको भेजना होता है, आप लोग प्लीज करने की कोशिश करिएगा इसको। तो प्रश्न हमारा क्या है कि किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मत देने की आयु सीमा को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया है। आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए 61वां, ऑप्शन नंबर बी 86वां, ऑप्शन नंबर सी 93वां, या फिर ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। बताइए फटाफट इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका सही उत्तर होगा आपका, ये आपको बताना है, जिसका उत्तर आपको ही देना है और कमेंट बॉक्स में जाकर देना है। मैं आपको नहीं बताऊंगा, अगले वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। अब हम लोग आते हैं आज के मुख्य परीक्षा प्रश्न पर, यानी कि मेंस में आपका कौन सा प्रश्न बनेगा। आज के वीडियो से हटकर के प्रश्न है, लेकिन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही क्या है, इंपॉर्टेंट है। ध्यान रखिएगा। प्रश्न आपका है कि गांधी के संघर्ष विराम संघर्ष नीति से आप क्या समझते हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये प्रश्न आपके एग्जाम के लिए है। उम्मीद करता हूं कि इस पर आप लोग प्रैक्टिस करेंगे। अगर प्रश्न लिखते समय, प्रश्न का उत्तर लिखते समय अगर आप प्रैक्टिस जेन्युइनली कर रहे होंगे, तो अगर कोई समस्या आती है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के मुझसे लिख सकते हैं कि सर पर्टिकुलर क्वेश्चन में मुझे समस्या आई थी, आप इसको मैं किस तरीके से मुझे टैकल करना है, जो मुख्य परीक्षा के प्रश्न में आपको दिया करता हूं, ठीक है। तो प्रैक्टिस जरूर किया करिए। कुछ समझ में ना आया करे तो आप लोग मुझे बता दिया करिए। मैं जब वीडियो बनाऊंगा नेक्स्ट डे तो उसमें मैं उस पर्टिकुलर टॉपिक को समझा दूंगा। जैसे कि संघर्ष विराम संघर्ष नीति क्या है गांधी जी की, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है आप लोग कमेंट करिएगा, मैं इसको कल समझा दूंगा, ठीक है। तो हम लोग तैयारी करते रहेंगे और अंतिम चयन हमारा सुनिश्चित करना ही हमारा अंतिम ध्येय है, अंतिम लक्ष्य है। इसी तरीके से हमें आगे बढ़ना है, बिना किसी डर के, बिना किसी जो है समस्या के, ठीक है। तब ठीक है, मिलते हैं कल एक नए वीडियो सीरीज के साथ। तब तक आप सभी लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।